वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त की घोषणा करते हुए बताया, सरकार किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में करेगी संशोधन। अनाज, दालें, प्याज और आलू सहित कृषि खाद्य सामग्री को किया जाएगा डीरेगुलेट। प्रधानमंत्री ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बातचीत। कोरोना महामारी से मुकाबला करने में वैज्ञानिक नवाचार और विकास के वैश्विक समन्वय के महत्व पर की चर्चा। प्रदेश भर के कुछ जिलों में आज से शुरू की गई बस सेवाएं। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का रखा गया पूरा ध्यान। और प्रदेश के फैक्ट्री मालिक, श्रमिक और किसानों ने केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज का किया स्वागत। कहा, इससे आर्थिक स्थिति में होगा सुधार। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आर्थिक पैकेज की तीसरी किश्त की घोषणा करते हुए कहा कि पिछले 2 माह में पीएम किसान के जरिए किसानों के खातों में 18,700 करोड़ रुपए का फंड ट्रांसफर किया गया है। उन्होंने बताया कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत 6,400 करोड़ रुपए मूल्य के क्लेम रिलीज किए गए। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में लाइसेंसों का वितरण सीमित नहीं रहे, इसके लिए केंद्रीय कानून में सुधार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे एग्रीकल्चर मार्केटिंग में सुधार होगा, जिससे किसानों को बेहतर दाम मिलेगा और वे अच्छा अंतरराज्यीय व्यापार कर पाएंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि टॉप टू टोटल योजना में 500 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। इस योजना में टमाटर, प्याज और आलू के साथ ही अन्य सब्जियों और फलों को भी जोड़ा जाएगा। इसे अभी 6 महीने के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे किसान नष्ट हो जाने वाली फसलों और फसलों को कम मूल्य पर बेचने के नुकसान से बचेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि योजना में 50% सब्सिडी ट्रांसपोर्टेशन और 50% सब्सिडी भंडारण पर दी जाएगी। इससे किसान फसलों को अच्छे दाम पर बाद में बेच सकेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को बेहतर मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करेगी। अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू सहित कृषि खाद्य सामग्री को डीरेगुलेट किया जाएगा। This also is an existing scheme which gets additional 500 crores. Many of the supply chains have been disrupted for the farmers, particularly during the lockdown. Operation Greens is a scheme which is running at the moment to take care of tomatoes, onions and potatoes which are being cultivated, which come to feed the cities, and they've had very serious implication because they are perishable and they had to have distress sales. So farm level support needs to be given, otherwise such distress cannot be prevented. So the scheme features are such that they get 50% subsidy on transportation. They get also 50% subsidy for storage. This is a pilot which we extend for the next 6 months. It will be expanded and also be extended once the pilot phase is cleared. But this is something which has been given an accent now post the lockdown, because during the lockdown vegetables were perishing, cities were wanting to have it, logistics affected, so there was a break in the value chain. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 से निपटने के वैश्विक उपायों और इस महामारी का मुकाबला करने में वैज्ञानिक नवाचार और विकास के वैश्विक समन्वय के महत्व पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने गेट्स फाउंडेशन के न केवल भारत में बल्कि दुनिया के कई अन्य हिस्सों में किए जा रहे स्वास्थ्य संबंधी कार्यों की सराहना की। उन्होंने बिल गेट्स से सुझाव मांगे कि कैसे भारत की क्षमताओं को दुनिया के फायदे के लिए बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल गेट्स ने बातचीत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहा। उन्होंने कहा कि इस महामारी से लड़ने के लिए वैश्विक साझेदारी की जरूरत है। महामारी के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को कम करने और सभी के लिए वैक्सीन टेस्टिंग और इलाज मिलने में भारत की अहम भूमिका है। कोरोना महामारी से लड़ाई में योगदान देने के लिए पहले ही 1 माह का वेतन दे चुके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 साल तक अपने वेतन का
30% हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। साथ ही कोरोना से पैदा हुई आर्थिक चुनौतियों के मद्देनजर राष्ट्रपति भवन में कई खर्चों में कटौती करने का भी फैसला किया गया है। इसी कड़ी में विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और राष्ट्रपति फ्लीट के लिए लिमोजिन कारों की खरीद को स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन से जारी जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति कोविंद ने निर्देश दिया है कि चालू वित्त वर्ष में परिसर में किसी तरह के निर्माण या खरीद पर पूंजीगत व्यय नहीं होगा और केवल पहले से चल रहे कामों को ही पूरा किया जाएगा। उचित रखरखाव के लिए भी न्यूनतम मरम्मती कार्य ही किए जाएंगे। प्रदेश भर के कुछ निश्चित जिलों में बस सेवाओं को आज दोबारा शुरू कर दिया गया है। सिरसा बस अड्डा परिसर से सुबह 8 बजे एक बस पंचकूला के लिए रवाना हुई। यात्रियों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा को शुरू किया गया है। बस शुरू होने के पहले दिन 11 यात्रियों ने इस बस में सफर किया। जीएम खूबीराम कौशल ने बताया कि बस को सड़क पर उतारने से पहले सैनिटाइज किया गया है। बस सिरसा से रवाना होकर सीधे पंचकूला पहुंचेगी। रास्ते में एक भी स्टॉपेज नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा कि बस में सफर करने वाले यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। जीएम ने बताया कि यही बस कल सुबह सैनिटाइज होकर पंचकूला से वापस सिरसा के लिए रवाना होगी। बस में सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए सीटों पर क्रॉस के निशान बनाए गए थे। क्रॉस का निशान लगी सीटों पर किसी भी सवारी को बैठने की इजाजत नहीं थी। निर्देशानुसार बस में केवल 30 सवारियों के बैठने की ही सुविधा की गई थी। बस में बैठने से पूर्व सभी यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग भी की गई। यात्रियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बसों के चलने से उन्हें काफ़ी राहत मिली है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के चलते उन्हें सिरसा में ही रहना पड़ रहा था, लेकिन अब बस चलने से वे वापस अपने घरों को लौट सकेंगे। पूरी गाड़ी को सैनिटाइज करवा दिया गया है और जो हमारे पैसेंजर हैं उनकी थर्मल स्कैनिंग हो चुकी है और उसके बाद ही गाड़ी में बैठना अलाउड है। और जैसे गाड़ी डेली चलेगी, सुबह 8 बजे चलेगी, अगले दिन सुबह 8 बजे पंचकुला चलकर आएगी। और जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हमने SOP है पूरा अडॉप्ट किया है। बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले 2 महीने से हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे और बहुत ही अच्छी बात है कि बस चल गई है और मैं चाहती हूँ कि आगे भी ऐसी चलती रहे, कुछ डिस्टेंस के साथ और सारी फैसिलिटीज़ जो दी जा रही हैं उनके साथ साथ बस चले तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा फील हो रहा है कि अब हम अपने मम्मा पापा के पास जा रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए, 2 मंथ हो गए हम यहाँ आए हुए, तो अब हम जा रहे हैं। अच्छा फील हो रहा है हमें। केंद्र सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के गारंटी मुक्त लोन देने की घोषणा के बाद लघु उद्योगों से जुड़े लोगों में खुशी का माहौल है। इस आर्थिक पैकेज के जरिए उन्हें काफी लाभ दिए गए हैं। उद्योगपतियों के लिए आयकर रिटर्न और अन्य रिटर्न भरने की तिथि में बढ़ोतरी कर दी गई है। बिजली के बिलों को जमा कराने की तिथि को भी आगे बढ़ा दिया गया है। नरवाना के फैक्ट्री मालिकों ने कहा कि ये आर्थिक पैकेज उनके लिए काफी लाभदायक है। उन्होंने कहा कि अब उन्हें प्रति लेबर के हिसाब से 20,000 रुपए का लोन 6% ब्याज पर बिना गारंटी के मिल सकेगा। फैक्ट्री मालिकों ने कहा कि केंद्र सरकार ने डूबते उद्योगों को बचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पहले जो 200 करोड़ रुपए तक के टेंडर होते थे वो भारतीय कंपनियों को नहीं मिलते थे। केंद्र सरकार का ये एक सराहनीय कदम है। अब ये टेंडर भारतीय कंपनियां ले सकेंगी, जिससे देश में रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। फैक्ट्री है जो डूबती जा रही थी उसको उन्होंने बहुत बचाने की कोशिश करी है और मैं तो ये कहूँगा कि बचा ही लिया है, नहीं तो ये फैक्ट्रियाँ डूब ही जाती। जहाँ एक तरफ सरकार ने 3 लाख करोड़ MSME को दिए, वहीं 20,000 करोड़ NPA और तनावग्रस्त MSME को 50,000 करोड़ का फंड है और फंड्स भी घोषित किया है। ये सब जहाँ एक और डूबती हुई यूनिट को संभालने का कार्य करेगा। केंद्र सरकार ने जो कल MSMEs की डेफिनेशन बदल दी, हमारे टर्नओवर और उसके हमारी जो पूंजी है उसको बढ़ा के कि हम और ज़्यादा बेनिफिट, बहुत सारे लोग और बेनिफिट ले सकते हैं, जो शायद 20-30 लाख यूनिट थे, 45 लाख यूनिट इसके अंदर आएंगे। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने उसको भी किया। GST रिटर्न और इनकम टैक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के बाद जहां मजदूर और किसान वर्ग खुश है, वहीं अब लघु और सूक्ष्म उद्योग चलाने वालों के चेहरे पर भी रौनक देखी जा रही है। सूक्ष्म उद्योगों में काम करने वाले कामगारों में भी अब अच्छे दिन आने की उम्मीद बन गई है। फरीदाबाद के लघु उद्योग मालिकों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिससे सूक्ष्म उद्योगों को काफी फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक पैकेज के तहत अब उन्हें उचित दर पर लोन मिल सकेगा, जिससे वो अपने उद्योगों को और आगे बढ़ा पाएंगे। ये बहुत काफ़ी हद तक सही है, जो कि इससे छोटे वर्ग के जो भी उद्योग हैं इनको आगे गतिविधियां चालू करने के लिए बहुत सहायता मिलेगी। अब इसके ज़रिए हम आगे देखेंगे कहां तक हमें कितना पैसा गवर्नमेंट से मिल सकता है।
लघु और सूक्ष्म उद्योगों में काम करने वाले कामगारों ने भी प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उद्योग में तेजी आने से उनके वेतन में भी बढ़ोतरी होगी। कामगारों ने कहा कि इस आर्थिक पैकेज से बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, जिसके लिए वो प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। मजदूरों को लाभ मिलेगा, इससे मालिकों को जो लोन लेंगे, कंपनी वाले लोन लेंगे, वो अपना बढ़ोतरी करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी उनकी, और वर्करों की जो हम काम कर रहे हैं उन कंपनियों में, और हमारी सैलरी बढ़ने की चांस है। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान गरीब किसान व प्रवासी मजदूरों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज के तहत छोटे व सीमांत किसानों को कर्ज दिया जाएगा। इसके अलावा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे। पलवल के किसानों ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के चलते सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सराहनीय काम किया है। उन्होंने कहा कि अब किसान फसलों के उत्पादन के लिए सरकार से ऋण लेकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकेंगे। सरकार द्वारा शुरू की गई किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी किसानों के लिए कारगर साबित होगी। इस कार्ड के जरिए किसान फसलों के लिए खाद, बीज और कीटनाशक प्राप्त कर सकेंगे। जो भी उसे खाद खरीदना है, बीज खरीदना है, उसके लिए सिंचाई के लिए डीजल खरीदना, और अन्य जो भी उसकी ज़रूरत की चीज़ है, वो किसान क्रेडिट कार्ड से जो उसे सुविधाएं सरकार ने मुहैया कराई है, उसका भरपूर फायदा उठाकर अपना उत्पादन भरपूर करेगा। सरकार की तरफ से जो राहत पैकेज किसानों को दिया गया है, इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। किसान समय पर क्रेडिट कार्ड से लोन ले करके अपने खाद बीज खरीद लेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष कोविड पैकेज की दूसरी किश्त घोषित करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस आर्थिक पैकेज से प्रवासियों और हरियाणा के किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री ने किसानों के लिए नाबार्ड के माध्यम से 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी कोष को मंजूरी दी है, जो सामान्य रिफाइनेंस रूट के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले 90,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त है। इसके अलावा केंद्र द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड विशेष अभियान के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए का रियायती ऋण प्रोत्साहन दिया जाएगा। मनोहर लाल ने वित्त मंत्री को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के शुभारंभ की घोषणा के लिए भी धन्यवाद दिया, जिसका इस्तेमाल देश के किसी भी हिस्से में राशन की किसी भी दुकान पर किया जा सकता है। उन्होंने 2 महीने तक गैर पीडीएस कार्ड धारकों के लिए 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं या चावल के साथ 1 किलो चना प्रति परिवार देने और प्रवासियों और शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफायती किराए के आवास के निर्णयों की भी प्रशंसा की। प्रदेश में सभी ग्रामीण परिवारों को पानी का कनेक्शन देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए प्रदेश सरकार जल जीवन मिशन के तहत दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। ये जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक के दौरान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि इस कार्य को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। योजना के अनुसार श्रेणी 1 में ऐसे गांव शामिल है जहां पानी के स्रोत की कोई समस्या नहीं है। श्रेणी 2 में उन गांवों को सम्मिलित किया गया है जहां ग्रीष्म काल में पानी की समस्या हो सकती है, और श्रेणी 3 में ऐसे गांव शामिल है जहां पानी के स्रोतों की समस्याएं हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा है कि 9वीं और 11वीं के असफल छात्रों को स्कूल आधारित ऑनलाइन, ऑफलाइन या नवोन्मेष परीक्षा में शामिल होने के लिए एक अवसर प्रदान किया जाएगा। बोर्ड का कहना है कि यह अवसर उन सभी विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा जिनके परीक्षा परिणाम जारी हो चुके हैं या उनकी परीक्षाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं। बोर्ड ने इसे असाधारण परिस्थितियों में उठाया गया एक कदम बताया है। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी नागरिकों को प्रदेश सरकार द्वारा बड़ी राहत दी जा रही है। विशेष रेलगाड़ियों और बसों के जरिए श्रमिकों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को लगभग 1200 प्रवासी यात्रियों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन गुरुग्राम रेलवे स्टेशन से बिहार के खगड़िया के लिए रवाना हुई। स्टेशन परिसर में गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। वहीं गुरुग्राम में 750 प्रवासी नागरिक हरियाणा राज्य परिवहन की 25 बसों में बुलंदशहर के लिए रवाना हुए। ये बसें सोहना और सिद्धरावली से रवाना हुई। जिला प्रशासन द्वारा यात्रा के लिए जरूरी सभी सामान श्रमिकों को मुहैया करवाया गया। सरकार द्वारा सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई हैं। श्रमिकों ने तालियां बजाकर राज्य सरकार और गुरुग्राम जिला प्रशासन का आभार जताया।
प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की तीसरी किश्त की घोषणा करते हुए बताया, सरकार किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में करेगी संशोधन। अनाज, दालें, प्याज और आलू सहित कृषि खाद्य सामग्री को किया जाएगा डीरेगुलेट। प्रधानमंत्री ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बातचीत। कोरोना महामारी से मुकाबला करने में वैज्ञानिक नवाचार और विकास के वैश्विक समन्वय के महत्व पर की चर्चा। प्रदेश भर के कुछ जिलों में आज से शुरू की गई बस सेवाएं। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का रखा गया पूरा ध्यान। और प्रदेश के फैक्ट्री मालिक, श्रमिक और किसानों ने केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज का किया स्वागत। कहा, इससे आर्थिक स्थिति में होगा सुधार। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।